अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक्स के साथ यहाँ आए हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है बॉन्ड्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले अगर हम ये डिस्कस करें तो बॉन्ड्स आर दी लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। अगर हम कहें तो कंपनी अपने आप को दो तरह से फाइनेंस करती है। या तो वो बॉन्ड्स इशू करती है विच इज़ अ टाइप ऑफ लायबिलिटी, या तो वो शेयर्स इशू करती है विच इज़ अ टाइप ऑफ ओनर्स इक्विटी या कैपिटल। और कंपनी में कैपिटल या ओनर इक्विटी नहीं होती, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जब कंपनी चाहती है कि वो अपने आप को फाइनेंस करे, लेकिन वो मजीद शेयर होल्डर्स ना बनाए, यानी कि मजीद वो कैपिटल किसी को ना दे, मजीद वो अपनी कंपनी में ओनरशिप किसी को ना दे, तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। ठीक है, कंपनी मनी बोरो करती है। ठीक है, कंपनी मनी बोरो करती है किससे? एक जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक को बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, वहां से फिर वो लोग जब उन बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो वो पैसे कंपनी के पास आते हैं, तो और उस पैसे से कंपनी अपने आप को फाइनेंस करती है। कंपनी जो बॉन्ड्स इशू करती है वो एक कह सकते हैं टाइम लिमिट के लिए होते हैं, जिसको बेसिकली मेच्योरिटी डेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बॉन्ड इशू किया है 5 इयर्स का, तो 5 इयर्स बाद वो क्या हो जाएगा, वो मेच्योर हो जाएगा। यानी 5 ईयर बॉन्ड, 5 ईयर बाद वो जो बॉन्ड होगा वो मेच्योर हो जाएगा। ठीक है। ओके, देन नाउ इफ वी टॉक अबाउट के हमने ये पढ़ा कि बॉन्ड्स एक मेच्योरिटी डेट के साथ आते हैं, और उस मेच्योरिटी डेट के बाद कंपनी उस पैसे को रीपे कर देती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड। अब देखते हैं कि जो आपके बॉन्ड्स हैं उनकी फेस वैल्यू होती है। कंपनी के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी फेस वैल्यू या उनकी पार वैल्यू होती है 1000। ठीक है, और कंपनी जो बॉन्ड्स इशू करती है उस पर एक रेट लिखा हुआ होता है। वो बेसिकली जो रेट कहलाता है, या वो रेट जो कंपनी ऑफर कर रही होती है, वो रेट होता है कूपन रेट या स्टेटेड रेट विच इज मेंशन्ड ऑन दी बॉन्ड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो टर्म वर्सेस सीरियल बॉन्ड। तो टर्म बॉन्ड कौन से होते हैं, इसकी ये जो कैटेगरी है ये बेसिकली पेमेंट के हवाले से है, कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है आपके बॉन्ड का, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो टर्म बॉन्ड में आपको एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी मिलता है एक साथ। बट इन सीरियल बॉन्ड्स दैट अमाउंट, ये जो अमाउंट होता है वो ग्रेजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर आपको मिलता है, यानी कि एक साथ नहीं मिलता। और टर्म बॉन्ड में आपको वो अमाउंट एक साथ, यानी एट अ सिंगल अमाउंट, एक सिंगल अमाउंट बन के मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कूपन वर्सेस रजिस्टर्ड बॉन्ड। कूपन वर्सेस रजिस्टर्ड बॉन्ड हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड बॉन्ड वो जो के जिसने ये बॉन्ड खरीदा है उसके नाम से रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, वो कहलाते हैं रजिस्टर्ड बॉन्ड्स। और वो जो नेम से रजिस्टर्ड नहीं होते, किसी नंबर से, किसी और चीज से रजिस्टर्ड हो, लाइक अगर हम कह सकते हैं कि हमने एक बॉन्ड खरीदा, ठीक है, और उसके ऊपर एक नंबर लिखा था, तो वो नंबर हो सकता है उस पर रजिस्टर्ड हो। यानी कि वो बॉन्ड्स जो आपके नेम से रजिस्टर्ड नहीं होते वो कूपन बॉन्ड्स कहलाते हैं। The third type is the convertible bonds. कुछ bonds ऐसे होते हैं that are at the time of maturity that can be converted into shares, कि वो at the time of maturity shares में convert हो जाते हैं। यानी कि 5 साल हुए, 5 साल बाद आपने कहा कि यार आप मेरा पैसा रीपे ना करें, आप जितने भी मेरे पैसे हैं उन सबके शेयर्स मुझे दे दें। यानी कि आपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट किया किसमें, शेयर्स में एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी।
सही है। तो ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ये कन्वर्टेबल होते हैं, और कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, जो कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी कन्वर्ट नहीं हो सकते किसमें, आपके शेयर्स में। जो फोर्थ टाइप है वो है सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स। सिक्योर्ड बॉन्ड कौन से हैं? कि जब कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है, आई एम अ परचेजर, ठीक है, मैंने बॉन्ड को खरीदा है, ठीक है, और कंपनी को पैसे दिए, तो अब कंपनी को एट एट सम टाइम ये मुझे पे करना होगा, आफ्टर अ मंथ और आफ्टर एन ईयर, ठीक है ना, आफ्टर एन 5 years कंपनी को ये मुझे रीपे करना होगा। तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स कौन से होते हैं? कि जिसमें कंपनी एक पर्टिकुलर एसेट, सही है ना, जिसका भी बॉन्ड है, अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख है, मेरे बॉन्ड्स 5 लाख के हैं, तो कंपनी क्या करेगी कि कंपनी वो 5 लाख का कोई भी एसेट जो उसकी कंपनी में मौजूद होगा वो मेरे नाम से रिजर्व कर देगी, कि अगर एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी कंपनी मुझे पेमेंट करने के हालात में नहीं है, एबिलिटी नहीं है उसकी, तो दैट पर्टिकुलर एसेट विल बी माइन, कि वो पर्टिकुलर एसेट मेरा हो जाएगा, ठीक है, उन बॉन्ड्स के पेमेंट के बदले में। तो उनको कहते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स, कि जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी, कोई मॉर्गेज रखा जाता है। और अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स वो होते हैं कि जो जिनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। ओके देन, our next heading is the determination of bond prices. Bond prices, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास टू रेट्स हैं। देखो, एक रेट वो होता है जो हमें कंपनी ऑफर कर रही होती है, या आपके बॉन्ड पे जो रेट लिखा हुआ होता है वो कहते हैं हम उसे स्टेटेड रेट या कूपन रेट। एक रेट वो होता है कि मार्केट में स्टॉक मार्केट में उस बॉन्ड की क्या प्राइस चल रही है, क्या रेट चल रहा है, उसे हम कहते हैं मार्केट रेट। तो बेसिकली बॉन्ड्स प्राइजेस को डिटरमाइन करने के लिए, बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम इन टू रेट्स को यूज करते हैं। तो नंबर वन कंडीशन ये है कि इफ योर मार्केट रेट इज इक्वल टू योर कूपन या स्टेटेड रेट, के जो मार्केट में रेट चल रहा है और जो रेट आप ऑफर कर रहे हैं वो इक्वल है, तो आपने बॉन्ड किस पे इशू किया है? पार वैल्यू पे। नेक्स्ट, अगर आपका मार्केट रेट ग्रेटर देन है आपके स्टेटेड रेट से, यानी कि मार्केट में उस बॉन्ड पे इंटरेस्ट ज्यादा पे किया जा रहा है और आप उस पे कम पे कर रहे हैं, तो आपने बॉन्ड किस पे इशू किया है? एट डिस्काउंट पे। और थर्ड क्या है कि इफ योर मार्केट रेट इज लेसर देन योर स्टेटेड रेट, कि जो भी आपका स्टेटेड रेट है उससे लेसर है आपका मार्केट रेट, ठीक है, कंपनी जो है वो ऑफर कर रही है ज्यादा और मार्केट में उसका रेट कम चल रहा है, तो आपने किस पे ऑफ इशू किया है? प्रीमियम पे। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द केसेस ऑफ दीज। ओके, हाउ टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, के बॉन्ड्स की प्रेजेंट वैल्यू आप किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ आप लोगों के सामने लिखा है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। कि किसी भी बॉन्ड की अगर आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, दूसरे अल्फाजों में कहें करंट मार्केट प्राइस निकालनी है, या आपने कंपनी की सेल्स प्रोसीड्स निकालनी है, तो ये सेम फॉर्मूला आप यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। और इन तीन नामों से बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है, और तीनों नाम एक ही हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड और सेल्स प्रोसीड। क्या है वही फॉर्मूला, कि जितनी भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू और आपकी फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू को जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड या करंट मार्केट प्राइस ऑफ योर बॉन्ड। एज वी ऑल नो के प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम सबको बताया, लाइक प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। ओके, अच्छा, अगर आपने पार पे इशू किया है, ठीक है, तो आपकी जो फेस वैल्यू होगी वो बराबर होगी आपकी सेल्स प्रोसीड या आपकी प्रेजेंट वैल्यू की, यानी बोथ वैल्यूज विल बी
इक्वल। और अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है, ठीक है, तो आपकी फेस वैल्यू ग्रेटर होगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है, यानी जो भी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो लेसर होगी आपकी फेस वैल्यू से, और आपकी फेस वैल्यू ग्रेटर होगी। और आप प्रीमियम पे अगर इशू कर रहे हैं तो योर फेस वैल्यू विल बी लेसर देन, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी और फेस वैल्यू क्या होगी, लेसर। ओके देन, नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ऑन January 1st, 2015, Grill Company issued 500 bonds at a face value of 1000 each. The stated rate of interest is 6%, यानी कि बॉन्ड रेट आपका 6% है। कंपनी ने 500 बॉन्ड्स इशू किए हैं एट द वैल्यू ऑफ 1000, यानी कि पर शेयर हमें पता है कितने का होता है, 1000 का, और कंपनी ने 500 इशू किए हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल फेस वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को 500 से। एंड द मार्केट रेट इज 6%। अब देखो यहाँ पर हमारा कूपन रेट और मार्केट रेट इक्वल है। ठीक है, द कंपनी मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स एनुअली, द मेच्योरिटी डेट ऑफ बॉन्ड इज 4 ईयर, यानी कि आपके मेच्योरिटी डेट है 4 ईयर। कंपनी जो पेमेंट कर रही है वो कर रही है एनुअली। देखो अगर सेमी एनुअली जा रही होगी ना, तो हमारे जो रेट्स हैं वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये जो रेट हमें दिए हुए होते हैं, ये हमें दिए हुए होते हैं एनुअली। ठीक है ना, जो भी इंटरेस्ट रेट आपको गिवन होगा वो आपको दिया हुआ होगा एनुअली। तो अगर आप एक साल में 2 दफा पेमेंट्स कर रहे हैं, सही है, तो आप किस तरह करेंगे कि आप इस रेट को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अगर आप क्वार्टरली पेमेंट्स कर रहे हैं तो आप इस रेट को डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेच्योरिटी डेट आपके पास है 4 ईयर। सेम क्वेश्चन बट मार्केट रेट इज 7%, एंड सेम क्वेश्चन बट मार्केट रेट इज 5%। इस सवाल को इंशाल्लाह ताला हम तीनों रिक्वायरमेंट से सॉल्व करेंगे, पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। सही है भाई, सबसे पहले आपने बनाया डेटा, आपने क्या करना है, कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड दी सेल्स प्रोसीड। आपको कंपनी की सेल्स प्रोसीड फाइंड आउट करनी है। सही है, सेल्स प्रोसीड क्या है कि कंपनी ने अगर बॉन्ड्स इशू किए हैं तो कंपनी ने कितनी सेल्स की, यानी कि कितना पैसा उसने कलेक्ट किया बेसिकली। सबसे पहले आपने बना लिया डेटा। फेस वैल्यू अमाउंट, 500 बॉन्ड आपने इशू किए थे एट अ वैल्यू ऑफ 1000, तो आपने इसे मल्टीप्लाई कराया तो आपने 5 लाख के बॉन्ड्स क्या किए हैं, इशू। मार्केट रेट आपका है 6%, स्टेटेड रेट या कूपन रेट है आपका 6%, एन इज इक्वल्स टू 4। इंटरेस्ट पेमेंट पीरियड है पर ईयर, पर ईयर मतलब आप हर साल पेमेंट करें, तो यहाँ पर एन आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 4 मेच्योरिटी है। ठीक है ना, और इंटरेस्ट अमाउंट आपकी है 30%। ओके देन, अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट की, तो इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट अमाउंट जो आपकी निकलती है वो निकलती है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड रेट। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड रेट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन कि किस तरह आपने सेल्स प्रोसीड को निकालना है। देखो, ये एक तरह से एक कॉलम है। ठीक है ना, एक टेबल सा आप बनाना है आपने, टेबल किस तरह का। सबसे पहला कॉलम आ गया आपका डेट का, सेकंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, थर्ड प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इन इंटरेस्ट पेमेंट्स की मार्केट रेट का, फेस वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एट मार्केट रेट, यानी इस फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और देन यू विल टोटल। ठीक है, देखो भाई, अब आपने डेट लिखी कि पहली इंटरेस्ट पेमेंट आपकी जा रही है 31 दिसंबर 2015 को। इंटरेस्ट पेमेंट का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड रेट। ये हमेशा सेम रहेगी, जब भी आप इंटरेस्ट पेमेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो आप किस तरह करेंगे, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड रेट या कूपन रेट। ठीक है,
अब मैंने जब 5 लाख को मल्टीप्लाई किया 6% से, तो मेरी पर ईयर की इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है 30,000। सही है। अब मुझे इस 30,000 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किस तरह मैं निकालूंगी कि अगर 2015 31 की मैं बात करी, मैंने बॉन्ड खरीदा है 1 जनवरी 2015 को, तो कितना टाइम हुआ? 12 मंथ, यानी 1 साल। तो मैं इस 30,000 की वैल्यू निकालूंगी, प्रेजेंट वैल्यू 1 ईयर बैक। इस तरह 30,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 की पावर 1। तो मेरे पास ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसी तरह ये सेकेंड ईयर का है। तो ये सेकेंड ईयर के आखिर में पेमेंट होगी, तो कितने ईयर हो गए? 2 ईयर। तो मैं इस 30,000 की वैल्यू निकालूंगी 2 ईयर्स बैक। इसी तरह इसकी निकालूंगी 3 ईयर्स, और इसकी निकालूंगी 4 ईयर्स बैक, यानी फोर्थ ईयर में जो मैं इंटरेस्ट पेमेंट करूंगी 30,000, आज उसकी क्या वैल्यू है। ये हम लोग टाइम वैल्यू में बहुत डीपली डिस्कस करके आ चुके हैं। हमने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और इन सबको प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ रहा है 103,953। सही है। ये आ गई आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स। आपने लिखी फेस वैल्यू 5 लाख है आपकी। अब आप इस 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 की पावर 4, क्योंकि ये अमाउंट 4 ईयर्स बाद आपको बैक मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। तो आप देखेंगे 4 साल पहले, यानी कि मेच्योरिटी डेट पे 5 लाख आपको मिलेंगे, तो इसकी वैल्यू आज क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 5 लाख? ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू निकाली, तो ये आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, जब आपको सेल्स प्रोसीड चाहिए होती है या आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है, तो आप इन दोनों प्रेजेंट वैल्यूज को प्लस करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको और इसको प्लस किया, तो मेरे पास आ रहा है 5 लाख। और हम ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मार्केट रेट और आपका स्टेटेड रेट इक्वल होगा, सही है, तो आपने किस पे इशू किया होगा? पार पे। और जब आप पार पे इशू करते हैं, तो आपकी फेस वैल्यू बराबर होती है किसके? आपकी सेल्स प्रोसीड की। जिस तरह फेस वैल्यू आपकी 5 लाख है, आपकी सेल्स प्रोसीड भी कितनी आ रही है? 5 लाख। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने किस पे इशू किया है? पार पे। ओके, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो वो आप हमेशा उसके मार्केट रेट पे निकालेंगे। ठीक है, तो जब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो आपका मार्केट रेट क्या है? ग्रेटर देन है आपके स्टेटेड रेट से। अब नेक्स्ट यही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं मार्केट रेट को चेंज करके। यहाँ आपका मार्केट रेट है 7%। वही सारा काम आपने किया, टेबल आपने बनाया, बस यहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा? मार्केट रेट का। अब आप इस 30,000 की वैल्यू निकालेंगे किस पर? 7% पे। देखो, ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीन कंडीशंस आपको गिवन हो सकती हैं, तीनों एक साथ नहीं होंगी। कभी डिस्काउंट होगा, कभी पार होगा, कभी प्रीमियम होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से क्या चीज फाइंड आउट करनी है। अब आपका अगर मार्केट रेट 7% है, तो आपकी सेल्स प्रोसीड कितनी होंगी? क्या किया आपने? पूरा कॉलम बनाया उसी तरह से। 30,000 आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो, 30,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.07 की पावर 1 आपने जब किया, तो आपके पास आया 28,037, 28037। ठीक है, इसी तरह आपने 30,000 की वैल्यू निकाली 7% पे 2 ईयर्स बैक, फिर 3 ईयर्स बैक, फिर 4 ईयर बैक। कुछ डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आया है आपके मार्केट रेट का, क्योंकि आपका मार्केट रेट यहाँ पर क्या है? ग्रेटर है। तो आपने उस मार्केट रेट पे रख के सबकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाली। ठीक है, तो आपके पास आ रहा है 101,616। ठीक है, 1,01,616। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर ऑल इंटरेस्ट पेमेंट्स। देन आपने फेस वैल्यू को रखा और फेस वैल्यू की मार्क प्रेजेंट वैल्यू निकाली एट दी मार्केट रेट 7%। तो आपके पास आ रहा है 381,448। आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, तो आपके पास आ जाएंगी सेल्स प्रोसीड या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर बॉन्ड। अब देखो, यहाँ पर ये वैल्यू आई है। ठीक है, अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं,
तो आपकी फेस वैल्यू ग्रेटर होती है आपकी सेल्स प्रोसीड से। अब मेरी फेस वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, और मेरी सेल्स प्रोसीड कितनी है, यानी मैंने कैश कितना रिसीव किया है, 4,83,064। अब देखो, अगर हम इसे रिकॉर्ड करें तो हम इसे इस तरह रिकॉर्ड करते हैं कि हमने कैश कितना रिसीव किया, इतना, और मैंने बॉन्ड्स इशू किए हैं 5 लाख के, ठीक है। मैंने बॉन्ड्स इशू किए हैं 5 लाख के, लेकिन कैश मैंने कम रिसीव किया है। तो जो मेरा डिफरेंस आ रहा है वो किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड जब हमारा डिफरेंस आता है तो इसका मतलब जो भी हमें लॉस हो रहा है उसे हम नाम देते हैं किसका, डिस्काउंट का, ठीक है। कि हमने 5 लाख के इशू किए हैं लेकिन पैसा मेरे पास कम रिसीव हो रहा है, तो जो हमारा डिफरेंस आता है बेसिकली उसे हम कहते हैं डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स पेबल। इसी तरह अगर हम बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम में आपका जो रेट है वो मार्केट रेट कितना है, 5%। यहाँ पर आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किस पर, 5% पर। हर चीज सेम रहेगी, बस रेट्स का डिफरेंस आएगा कि रेट आपके मार्केट रेट चेंज होते रहेंगे, तो आपने देखना है कि कब किस तरह सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर आपने 5% रख के सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैं आपसे पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ, टाइम वैल्यू में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये किसी भी चीज की जब हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n। सही है, यहाँ पर हमारा अमाउंट है 30,000, आई हमारे पास 5% और एन हमारे पास चेंज होते रहेंगे 1, 2, 3 एंड 4। सही है, यहाँ पर हमने 5% रख के मार्केट प्राइस, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू निकाली। मार्केट प्राइस भी हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू निकाली इन इंटरेस्ट पेमेंट्स की, और इसी तरह हमने 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकाली। और जब हमने इन दोनों को ऐड अप किया तो हमारे पास हमारी सेल्स प्रोसीड प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है। कि अगर हमारा रेट 5% है मार्केट रेट, तो हमने कितनी कलेक्शन की होगी बॉन्ड्स पे। तो यहाँ पर हमने जब प्रीमियम की बात की थी तो हमें पता चल गया था कि जब भी हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हमारी सेल्स प्रोसीड ग्रेटर होंगी और हमारी फेस वैल्यू लेसर होगी, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेस वैल्यू 5 लाख है और सेल्स प्रोसीड 5,17,000 है, ठीक है। अब हम इसी एंट्री किस तरह बनाएंगे, कैश डेबिट। कैश हमने कितना रिसीव किया, 5,17,729, और हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं 5 लाख के, ठीक है। बॉन्ड्स हमेशा अपनी फेस वैल्यू पे इशू होता है। जो डिफरेंस आ रहा है वो किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे, यानी कि हमने कैश कलेक्शन ज्यादा किए। तो जो हमें बेनिफिट हो रहा होता है उसे हम नाम देते हैं प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेबल। ये दैट इज द प्रीमियम कि जो हमने अपने बॉन्ड्स पे रिसीव किया है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द premium, this is about the calculation of sales proceed at par, at premium and at discount, ठीक है। अगर यहीं पे आपकी चेंजिंग आ रही है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स एनुअली नहीं कर रहे हैं, आप सेमी एनुअली कर रहे हैं या आप क्वार्टरली कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि जब हम क्वार्टरली कर रहे होंगे तो हम रेट को डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, बोथ रेट्स को, ठीक है, मार्केट रेट को भी और स्टेटेड रेट को भी। और क्या करेंगे हम, और हम ये करेंगे कि हम नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से या 2 से, ठीक है। ये चेंजिंग आएगी और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें ये देखना है कि कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स एनुअली कर रही है या सेमाई एनुअली। Now there is another topic which we can say amortization of discount, और प्रीमियम भी होता है इसमें, ठीक है। व्हाट इज द amortization, कि जब आप डिस्काउंट पे या जब आप प्रीमियम पे बॉन्ड्स को इशू करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है, उसको बेसिकली कहते हैं अनएमोर्टाइज्ड डिस्काउंट या अनएमोर्टाइज्ड प्रीमियम। कंपनी क्या करती है, जो भी उसे प्रॉफिट हो रहा होता है या जो भी उसे लॉस हो रहा होता है, उससे वो ग्रेजुअली अपने पास रिकॉर्ड करती है, यानी एक साथ वो एक्सपेंस अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाती।
इनकम स्टेटमेंट में वो डायरेक्ट वो लॉस नहीं दिखाती, वो ग्रेजुअली जो है वो लॉस थोड़ा थोड़ा दिखाती है, जो भी डिस्काउंट पे वो इशू कर रही होती है। ठीक है ना, एक्सपेंस बन जाता है हमारा। तो क्या करते हैं कंपनी के वो एक्सपेंस, ठीक है, या वो लॉस जो उससे बॉन्ड्स पे होता है, वो बेसिकली कहलाता है amortization। तो कंपनी इस amortization को किस तरह रिकॉर्ड करती है, किस तरह अनएमोर्टाइज डिस्काउंट को amortized करती है, यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी एक टेबल है। बेसिकली यहाँ पर आपके पास टू मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपके पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड और एक होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड को। सही है, यहाँ पर आपके पास एक टेबल बनाना है आपने। सही है, किस तरह का, ईयर, बुक वैल्यू, बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि बिगनिंग ऑफ द ईयर पे आपकी बुक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन होती है किस पर, मार्केट रेट पर। ठीक है, अच्छा हम यहाँ अगर देखते रहें तो बुक वैल्यू क्या होगी, आपके बॉन्ड की जो भी आपने सेल्स प्रोसीड की होंगी वो आपकी बुक वैल्यू होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा, या दूसरे अल्फाजों में हम इसे कह सकते हैं कि जो भी बॉन्ड की करंट प्राइस चल रही होगी ना, वो बेसिकली कहलाएगी करंट बुक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट, ठीक है, कि इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या चल रहा है मार्केट रेट के हिसाब से। अब ये कैसे लगेगा, 7% ऑफ बुक वैल्यू। अच्छा, पीछे यहाँ 7% से मिला दे पीछे वाला रेट, क्योंकि डिस्काउंट पे जो हमारा रेट था मार्केट में 7% था, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 7% लेंगे बुक वैल्यू का। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटेड रेट, इंटरेस्ट पेमेंट हमारी कैलकुलेट होती है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड रेट। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटेड रेट हमारा 6% था और फेस वैल्यू पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। amortization of discount, basically it is the difference of what, it is the difference between interest expense and interest payment। amortization आपके पास किस तरह आएगा कि जब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेमेंट से, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, amortization, देन बुक वैल्यू प्लस डिफरेंस। जब आप बिगनिंग बुक वैल्यू को ऐड करेंगे amortization में, ठीक है, या amortization को ऐड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो फेस वैल्यू आपकी है 5 लाख। ठीक है, हमने पीछे देखा था मार्केट रेट था 7%, स्टेटेड रेट था 6%। अब देखो पीछे जो हमने अपनी सेल्स प्रोसीड की थी डिस्काउंट पे, तो वो हमारी थी 4,86,000 एंड 83,064। तो यही हमारी क्या है, इट इज द बुक वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। 2015 की बिगनिंग में आपकी बुक वैल्यू कितनी थी, ये आपको मिलेगी आपके सेल्स प्रोसीड के टेबल में से। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट होगा बुक वैल्यू का 7%। आपने इस बुक वैल्यू का 7% निकाला तो आपके पास आ रहा है 33,814। सही है, और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है, 30,000। कैसे आएंगे, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 6%। अब जब आपने इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस लिया, ठीक है, तो आपके पास आ रहा है 3,3814। अब कंपनी क्या करती है कि इस जो भी उसे हर पेमेंट में हर अगर हम बात करें कि कंपनी अगर एनुअली पेमेंट कर रही है, तो एनुअली इंटरेस्ट एक्सपेंस में से वो इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करती है, तो उसके पास जो डिफरेंस आता है वो amortization कहलाता है। और फिर वो उस amortization को अपनी उस ईयर की इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में डालती है। इस तरह कंपनी अपने पूरे बॉन्ड के डिस्काउंट को, पूरे बॉन्ड के लॉस को ग्रेजुअली रिकॉर्ड करती है अपने पास। ठीक है, यानी कि 2015 का amortization कितना आ रहा है, 3,814। अब हमें चाहिए बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ आवर बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, इस बुक वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग में
ऐड कर देंगे 3814 को। इसमें इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गई 486878। ठीक है। अच्छा, देन आपने इस ईयर की एंडिंग, नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग, देन आप अगेन वही प्रोसेस करेंगे जो हमने ऊपर किया। अच्छा, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि कंपनी जब इस पूरे डिस्काउंट को अमोर्टाइज कर देती है ना, तो जो भी आपका मेच्योरिटी ईयर होता है, फॉर एग्जांपल इसका मेच्योरिटी ईयर था 4, तो इस 4 मेच्योरिटी ईयर के एंड में आपके पास वही वैल्यू आनी चाहिए जो आपके बॉन्ड्स की फेस वैल्यू है। इससे हमें ये पता चलता है कि आपने जो भी अमोर्टाइजेशन की है वो करेक्ट की है या नहीं। अगर ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट नहीं आ रही है, 5 लाख के हमने इशू किए थे और यहाँ 5 लाख नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सवाल करने में कोई मिस्टेक की है। ठीक है। एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी ईयर, ठीक है, आपकी फेस वैल्यू बराबर हो जाएगी आपकी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर के, यानी कि आपके बॉन्ड की एंड में वैल्यू वही हो जाएगी, चाहे आप डिस्काउंट पे इशू करें या चाहे वो आप प्रीमियम पे इशू करें, लेकिन आपके बॉन्ड की वैल्यू एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी ईयर वही होगी जो आपकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है। क्या करना है आपने, आपने बुक वैल्यू लिखी बिगनिंग, सही है, उस पे आपने मार्केट रेट लगा के इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइंड आउट किया। इंटरेस्ट पेमेंट आपने लगाई फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टेटेड रेट, दोनों का आप जब डिफरेंस लेंगे तो आपके पास अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। आप उस अमोर्टाइजेशन को प्लस करेंगे किसमें, बुक वैल्यू एट द बिगिनिंग, तो आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू एट द एंड। ठीक है, यही प्रोसेस आप यूज करेंगे कब तक, अपने मेच्योरिटी ईयर तक। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये, इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखो जिस तरह उसमें था, क्या था कि अगर हम बात करें किसकी, पीछे हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पढ़ा, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन मेथड देखेंगे। ठीक है। इसमें आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, ये रहा, यहाँ पर जो आपकी अमोर्टाइजेशन है वो डिफरेंट हो रही है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड की वजह से। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि आपने क्या किया, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या भी टोटल आपका अनअमोर्टाइज डिस्काउंट है उसे आप डिवाइड कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ पीरियड से, यानी नंबर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट पीरियड की कितनी दफा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सही है, तो हमारे पास जो डिस्काउंट था वो था 16,936। उसको हमने डिवाइड किया 4 से, क्योंकि हम एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे पास आया 4234। अब ये बेसिकली क्या है कि कंपनी हर साल 4,234 जो है वो क्या करेगी, अमोर्टाइज करेगी। अब यहाँ जो अमाउंट आएगी ना, बेसिकली यहाँ जो अमाउंट आएगी वो यहाँ आपकी सेम हो जाएगी, 4234। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में ये रेट चेंज होता रहता है, ये अमाउंट चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका ये वाला अमाउंट फिक्स्ड हो जाता है। अब जब आपके पास ये अमाउंट आ जाता है ना, तो यहाँ आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होता, तो यहाँ का इंटरेस्ट एक्सपेंस आप स्ट्रेट लाइन में किस तरह लाएंगे, इंटरेस्ट पेमेंट प्लस अमोर्टाइजेशन, तो आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। ये कॉलम भी सेम होगा, ये कॉलम भी सेम होगा और ये कॉलम भी सेम होगा, बस चेंजिंग कहाँ आएगी, इसमें आप जब इसे प्लस करेंगे तो ये वैल्यू, देन अगेन आप इसमें प्लस करेंगे और एंड में आपके पास वही आना चाहिए जो आपकी फेस वैल्यू है। ओके। और अगर यहाँ हम बात करें प्रीमियम की, तो प्रीमियम में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कम होगा आपकी इंटरेस्ट पेमेंट से, तो ये वाली अमाउंट आपकी नेगेटिव में आएगी। ठीक है, नेगेटिव में आएगी, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा
कि जब आप 5% पे निकालेंगे ना, 5% पे निकालेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस 30,000 से कम आएगा। तो ये जो अमाउंट होगी अमोर्टाइजेशन की नेगेटिव में होगी। तो अब आप क्या करेंगे, आप सेल्स प्रोसीड में से जो भी प्रीमियम की होगी उसे माइनस करेंगे। तो जब आप प्रीमियम के अमोर्टाइजेशन में उसे माइनस करेंगे तो एंड में आपके पास वही वैल्यू आएगी जो आपकी एक्चुअल फेस वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें प्रीमियम का केस है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देती। एक और टॉपिक है आपके पास, इट इज द यील्ड टू मैच्योरिटी, YTM। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो YTM बेसिकली क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। यानी कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दैट बॉन्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, टू मेथड्स होते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड आउट करने के। नंबर वन इज दी बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला, और एक हमारे पास होता है टेस्ट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, ओके। YTM इज इक्वल्स टू I प्लस V माइनस P अपॉन T डिवाइडेड बाय V प्लस P अपॉन 2। अब देखते हैं ये चीजें हैं क्या। I क्या है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि आप जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं एनुअली, वो है आपका I। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पार वैल्यू है 1000 और आप 10% पे कर रहे हैं, योर स्टेटेड रेट इज 10%, तो आपकी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट कितनी हो जाएगी, 100। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% इक्वल टू 100। V इज इक्वल टू पार वैल्यू, यानी कि जो भी आपके बॉन्ड्स की पार वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी, दैट विल बी योर V। P इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ बॉन्ड। प्राइस ऑफ बॉन्ड हम कह सकते हैं कि आपके बॉन्ड की मार्केट प्राइस क्या है, आपके बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, दैट विल बी योर P, प्राइस ऑफ बॉन्ड। T इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, कितने टाइम्स आप इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं। अच्छा, YTM में आपको जो भी बॉन्ड होगा उसकी प्राइस, ठीक है, उसकी प्राइस आपको परसेंटेज में दी हुई होगी। ठीक है, लाइक दिया हुआ होगा इट इज द सेलिंग फॉर 106.3% ऑफ पार वैल्यू। ठीक है, तो वो आप इस तरह निकालेंगे कि जब भी आपको प्राइस ऑफ बॉन्ड निकालना होगा तो आप पार वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, परसेंटेज से। यहाँ पर हमने यही किया है कि इफ योर पार वैल्यू इज 1000 और आपको यहाँ परसेंटेज दी हुई है इतनी, तो इसका मतलब आपके पास पार वैल्यू, प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या आ रही है, 1063.8, यानी कि आपकी प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या है, 1063.8। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर ये परसेंटेज लेसर देन 100 है, तो इसका मतलब आपके बॉन्ड की प्राइस कम है आपकी फेस वैल्यू से। और अगर ये ग्रेटर देन 100 है, तो इसका मतलब आपके बॉन्ड की प्राइस ज्यादा है। ये वाला केस प्रीमियम का है और ये वाला केस डिस्काउंट का है। ठीक है, तो एक तो आप YTM इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें, तो अभी जैसे मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया था, ये जो एक फॉर्मूला है ना, ये ये इस बेसिकली इस फॉर्मूले से भी आप YTM फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होते हैं वो मार्केट रेट पे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, YTM को हम मार्केट रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी जगह पे मार्केट रेट गिवन नहीं है, आपको YTM गिवन है, तो आप उसे मार्केट रेट की जगह इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली मार्केट रेट भी यही होता है कि आपका मार्केट रेट क्या है, यानी कि मार्केट में इस बॉन्ड की प्राइस क्या है, और यील्ड टू मैच्योरिटी भी यही है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो बोथ रेट्स आर सेम। आपको YTM फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आपने मार्केट रेट फाइंड आउट करना है बॉन्ड का। तो आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हम किस रेट पे करते हैं उसे, मार्केट रेट पर। ठीक है, हम किस रेट पे कर रहे होते हैं, मार्केट रेट पर। तो हम
By using this formula, we can also find out the YTM by test and trial method. So this is all about the bonds. Now there are some questions जो कि मैंने बनाए थे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये सवाल जो है ये सेमी एनुअल पे है, ठीक है, कि अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअल है तो किस तरह होंगे। इसके अलावा मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो कैल्विन मोटर बॉन्ड हैव 10 years रिमेनिंग टू मेच्योरिटी, ठीक है, यानी कि 10 years बाद वो मेच्योर हो जाएगा। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, the bond has a par value of 1000 and the coupon rate of interest is 8%. The bond have a yield to maturity of 9%. अब यहाँ आपको मार्केट रेट गिवन नहीं है, यहाँ आपको yield to maturity दिया हुआ है, तो आप वही लेंगे अपना मार्केट रेट, ठीक है। What is the current market price of these bonds? अब यहाँ पे आपको करंट मार्केट प्राइस निकालनी है, यानी कि अगर किसी बॉन्ड को 10 years बचे हैं मेच्योरिटी में तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम सेल्स प्रोसीड फाइंड आउट करते हैं उसी तरह हम यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस बॉन्ड की। A 20 years 10% coupon interest rate bond, ठीक है, हैज अ पार वैल्यू ऑफ 1000। 20 years का बॉन्ड है, ठीक है, पार वैल्यू है 1000, कूपन इंटरेस्ट रेट है 10% और मार्केट रेट है 8%। कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ दिस बॉन्ड इफ इट हैज 5 years टू मेच्योरिटी। देखो जब भी मार्केट प्राइस की बात हो रही होगी इसका मतलब आपने अभी फाइंड आउट करना है, राइट नाउ, ठीक है। करंट ईयर पे आपने प्राइस निकालनी है कि अगर इस बॉन्ड को 5 years है मेच्योरिटी में तो अभी इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस बॉन्ड को 5 years बैक पे डिस्काउंट करेंगे, ठीक है, यानी 5 years बैक इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 20 years का बॉन्ड है तो इसका मतलब ये 5 year बचे हैं इसकी मेच्योरिटी में, यानी कि 15 साल गुजर चुके हैं और 15वें साल में हम खड़े हैं। तो बेसिकली आपने 15th ईयर पे इस बॉन्ड की क्या वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस सवाल में आपने कूपन इंटरेस्ट रेट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये सवाल आपका amortization वाले फॉर्मूले से रिलेटेड है। और ये दो जो सवाल हैं ये आपके YTM से रिलेटेड है, ठीक है। आप इन सवालों को पढ़िए, देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बॉन्ड से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, आई वांट टू क्लियर वन मोर थिंग, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि अगर किसी जगह मेंशन्ड है कि 10% बॉन्ड, 10% 8 years बॉन्ड, ठीक है, तो जो भी बॉन्ड के साथ हमें रेट दिया हुआ होता है ना वो बेसिकली हमारा कूपन रेट होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है 10% बॉन्ड, तो इसका मतलब 10% इसका क्या है, कूपन रेट है। बेसिकली यही सारी चीजें थी जो मुझे बेसिकली बतानी थी आपको बॉन्ड्स के बारे में। दिस इज द ओवरऑल ऑफ द बॉन्ड्स, कि अगर कोई चीज है, कोई बॉन्ड आपने फाइंड आउट करना है, किसी बॉन्ड की सेल्स प्रोसीड आपने मालूम करनी है तो आपने वो किस तरह करनी है, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस रिकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बिल्कुल चैट बॉक्स में वो मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज।